तो अब तक जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा मेन गोल क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। आज का जो हमारा गोल है वो क्या रहेगा कि जो हमारी ओरिजिनल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको ऐसी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फाइंड करना जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना काफी इजी हो। काफी इजी का मतलब इतना इजी कि उसके बाद जब हम चेंज करें उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो उसका फटाफट हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो इस पूरी जो प्रोसेस है बेसिक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर का जो मेन गोल है वो समझ आ गया ना? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं इस तरफ सिस्टम ऑफ लीनियर लिखूंगा और इस साइड जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी ना उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको लिखूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2x प्लस 8y प्लस और यहाँ क्या लिख सकते हैं 7z इज इक्वल टू 0 और यहाँ 3x प्लस और 11y प्लस 8z 6 कर दो। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी 1 3 1 2 8 6 3 11 7। ठीक है, अब ओके, अब जो हमारा गोल है वो क्या रहेगा? हम क्या करते थे, हमने हम 12th में भी हमने 12th जो क्लास उसमें भी सीखा था और बैचलर में भी सीखा था। हम क्या करते हैं कि जो x ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट है इसको क्या बनाते हैं जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ना। और जीरो क्यों बनाते हैं मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि हमें क्या करना है कि जब इसको वापस जब मतलब यहाँ हमें फिर वापस पुट x की जो ऊपर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये जो इक्वेशन होगी इसमें सिर्फ x वेरिएबल बचेगा। ठीक है, नीचे दो इक्वेशंस अगर इसको जीरो बना देते हैं तो यहाँ सिर्फ दो अननोन्स और दो इक्वेशंस बचेगी। ठीक है, फिर इस इक्वेशंस को भूल जाते थे और फिर ये इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बचता था जिसमें टू अननोन्स और टू इक्वेशंस होती थी। फिर इसके ऊपर अप्लाई करते थे, इसके ऊपर क्या करते थे, इसको फिर वन बनाते थे और फिर इसको जीरो बना देते थे। फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचता, एक z बचता। ठीक है, यहाँ से z की वैल्यू निकालते, ऊपर वाले में पुट करते, यहाँ से y और z की वैल्यू आ गई इसमें पुट करते। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है, इन कोएफिशिएंट्स को पहले जीरो बनाना। ठीक है, ये जो आइडिया है पूरा इन जनरल अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, पहले काफी बेसिक से सीख रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा फिर, अगर मैं इसको x प्लस 3y 3 ऑपरेशन सीखे थे ना, 3 रो ऑपरेशन हमने। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2y और ये क्या हो जाएगा 4z इज इक्वल टू 0 ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 2y और यहाँ क्या आएगा 4z इज इक्वल टू 0 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगी 1 3 1। चाहे आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर भी रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, कल हमने सीखा था ना, दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ क्या आएगा 0 2 4 0 2 4। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपको अगर आप यहीं छोड़ देते हो, ठीक है, आप कहते हो कि मैं कंप्यूटर से जो आउटपुट लेना चाहूंगा, जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है वो ये लेना चाहूंगी या चाहूंगा, ठीक है, तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या आएगा, ये आएगा। फिर यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा ना, तो हमें तो एफर्ट करने पड़ गए, तो फिर कंप्यूटर से क्या वर्क करवाया। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर से थोड़ा और अच्छी मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और सोल्व करवाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले क्या बनवाएंगे, ये जो यहाँ सिर्फ y बचना चाहिए ना, मतलब y और z,
तो y को सोल्व करना इजी हो तो y का कोएफिशिएंट क्या करेंगे 1 करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 2 रख लिया कैसे भी करके, ठीक है। चलो पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट, जो सेकंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में से क्या कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये एस टी 4z इक्वल टू 0 और ये क्या आ जाएगी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 1 3 1 0 2 4 0 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एज एन आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। बट अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ 2 से फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे, तो मैं कंप्यूटर से और अच्छी आउटपुट की एक्सपेक्टेशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, हम एक और बार अप्लाई करवाएंगे उससे, तो क्या 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो यहाँ क्या मिलेगा 0 प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी 1 3 1 0 1 2 0 0। अब अगर मान लो कि मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट लेता हूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करता हूँ वापिस, तो फिर यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हम y को तो सोल्व कर लेंगे लेकिन y को फिर ऊपर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमें थोड़े से एफर्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो और मिनिमाइज कर सकते हैं क्या आउटपुट को, मतलब ऐसी आउटपुट जिसको फिर काफी सिंपल हो जाए सोल्व करना। तो y को पहले ही इसमें से मतलब इसको हटा दें, मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 कर दें तो हमारा इजीली वर्क होगा ना, थोड़ा और इजी हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन को थर्ड से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर और इजी हो जाएगा, क्या मिलेगा फिर हमें x प्लस जेड इक्वल टू 0। चलो मैं इसका कोएफिशिएंट लिख देता हूँ साथ में, 0y प्लस जेड इक्वल टू 0 या 0 प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0, इसको 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या आएगी 1 0 1 0 1 2 0 0 0। यहां तक समझ में आया ना सबको, ठीक है। अब देखो अब कुछ हो सकता था क्या, अब देखो अब सब कुछ सिंपल है, ठीक है। अब कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से y की वैल्यू देखो, अब z तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, अब z का तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ z इक्वल टू फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, यहाँ लास्ट इक्वेशन 0 0 ना हो के लास्ट z इक्वल टू 1 समथिंग हो जाती, ठीक है। तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या आ जाता 1 आ जाता ना साथ में, ठीक है। तो फिर इजी हो गया था ना, z इक्वल टू 1 आ गया, z फिर इसमें पुट कर देते ये आ गया और फिर इसमें पुट कर देते ये आ गया, ठीक है। फिर तो सॉरी जस्ट 1 मिनट, यहाँ z इक्वल टू 1 होता फॉर एग्जांपल, तो फिर हम इसके कोएफिशिएंट्स को 0 कर लेते ताकि हमें क्या करना ना पड़े, z को इसमें पुट ना करना पड़े, ठीक है। तो फिर इसको 0 बना लेते, यहाँ 0 बना लेते, ठीक है। फिर सिंपल सारे सॉल्यूशंस मिल गए थे ना हमें, z इक्वल टू 1, यहाँ फिर ओनली y बचता और यहाँ फिर ओनली x में बचता, तो सॉल्यूशन हमें दिखता ना फिर डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, क्योंकि z के लिए हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा जो मिनिमम आउटपुट है कंप्यूटर से जो हम ले सकते हैं वो ये मिनिमम आउटपुट है, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, इसको फिर जनरल सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए था कि जिसके लिए हम वेरिएबल्स को जितने कम कर सकते हैं इक्वेशंस में उतने कम करने की कोशिश करें। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या कम किया था कि नीचे x को कम कर दिया था, यहाँ हमने x को हटा दिया था ताकि x में सिर्फ एक इक्वेशन बचे, ठीक है। फिर मैंने कोशिश की कि y में सिर्फ एक इक्वेशन बचे, y नीचे ना बचे, ठीक है। बाकी सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो जाए y के 0 हो जाए ताकि ऊपर नीचे कहीं पुट ना करना पड़े वापस, ठीक है। जब y की कोई वैल्यू आए तो x की जो वैल्यू हो y के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक है। सेम मैंने z के लिए, अगर z के लिए कर पाता तो मैं करता, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास z को करने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो सिंपल से सिंपल सिस्टम हो सकता था जिसको मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ वो ये है, ठीक है। और क्योंकि हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं और हमने कल एज ए थ्योरम पढ़ा था कि जो रो इक्विवेलेंट, ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम होंगे होमोजेनियस सिस्टम होंगे उनके सॉल्यूशन क्या होंगे सेम हो गए, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसके सॉल्यूशंस होंगे ना, ठीक है। और इसको सोल्व करना क्या है
काफी इजी है। तो मेन गोल हमारा क्या है, इस प्रकार की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो इन जनरल अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, और उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन हो, तो हमें रो ऑपरेशंस अप्लाई करके कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बनानी है, और इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दूंगा, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां समझ पा रहे हो ना, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स आपने बैचलर में पढ़ी होगी वैसे, या मास्टर्स में भी पढ़ी होगी कि कोएफिशिएंट 0 बनाते थे। तो अब रीजन पता चल रहा है ना क्यों बनाते थे, ठीक है, सबको पता चला, आइडिया थोड़ा लगा, ठीक है। तो मैं एज ए डेफिनेशन लिख देता हूं, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स, क्योंकि कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा ना कि आपको यहां पहुंचना है, ठीक है। उसको तो ये सारे ऑपरेशंस बताने पड़ेंगे ना कि तुझे जो जब एंट्री यहाँ 1 हो जाए, ठीक है, तब तुझे रुक जाना है। यहाँ जब अगर यहाँ 1 है तो ऊपर नीचे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाने चाहिए, तब तुझे रुकना है, ठीक है। तो उसको तो एक वेल डिफाइन बताने पड़ेंगे चीजें कि ये करनी है, ठीक है, तभी वो एक वेल डिफाइन आउटपुट दे पाएगा, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, ए मैट्रिक्स या क्रॉस अन मैट्रिक्स R is called row reduced echelon matrix if क्या हो, पहली शर्त क्या थी कि अगर कोई नॉन जीरो रो है, यहां देखो कोई भी नॉन जीरो रो है, उसका पहला जो ऑप्शन, सर विल A13 नॉट इक्वल टू जस्ट 1, सर विल A इक्वल टू माइनस, ये, हाँ सॉरी, थैंक यू, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हमने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया था ना, हाँ -5 हो गया, थैंक यू, ठीक है। तो अब यहाँ चेक करो, जो फर्स्ट नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो रो है उसकी फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ताकि फिर x का जो कोएफिशिएंट हो या y का कोएफिशिएंट हो, फिर उसको सोल्व करना पड़े, ठीक है, फिर दोबारा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई ना करना पड़े उसको सोल्व करने के लिए, इसीलिए कोएफिशिएंट्स क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो s फर्स्ट एंट्री ऑफ एनी नॉन जीरो रो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो रो R इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात क्लियर है, फर्स्ट वन। सेकंड क्या थी, सेकंड क्या ऑब्जर्व किया हमने अभी तक कि अब मान लो कि यहाँ 1 आ गया, ठीक है, यहाँ 1 आने का क्या मतलब है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अननोन है वो क्या है, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे y को ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, क्योंकि मुझे एफर्ट नहीं करने हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 0 बनाऊंगा ना ऊपर नीचे, ठीक है। तो दैट मीन्स इस जहां 1 आएगा, जिस रो का फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो होगी और वो जिस कॉलम में होगी, उसके ऊपर नीचे जो पूरी कॉलम है उसमें सारी एंट्रीज बाकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर को ये चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो X column which contains इसको मैं लीडिंग कहता हूं, ठीक है, इसको मैं लीडिंग एंट्री कहता हूं रो की, ठीक है, which contains leading entry of non-zero row has
all entry must be 0 except leading entry। थोड़ी मैंने शायद डेफिनेशन थोड़ी सी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना एक्यूरेट क्या लिखते हैं, ठीक है, बट लिखने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि जो जहां पे लीडिंग जो एंट्री होगी किसी भी नॉन जीरो रो की, ठीक है, तो जो वो जिस कॉलम में एग्जिस्ट करेगी उसकी बाकी जो कॉलम की जो एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, ये सिंप्लिसिटी के लिए ये क्या होगा कि जो बाकी नॉन जीरो, बाकी जीरो रोज है ना, ठीक है, बाकी जितने भी जीरो रोज जो होंगी आर के अंदर वो क्या होनी चाहिए, नीचे बॉटम में होनी चाहिए मैट्रिक्स के, ठीक है। एज एवरी जीरो रो ऑफ आर मस्ट बी occurs below of H non-zero row of R, zero row of R, ठीक है। कोई भी जीरो रो है R की वो क्या होनी चाहिए, जो नॉन जीरो रोज है उसके नीचे ही नीचे होनी चाहिए, ठीक है, बॉटम में होने चाहिए, कहने का मतलब ये। यहां तक क्लियर है ना सबको, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, मैं एक चीज ये चाहूंगा कि जो सिस्टम हो ना मतलब इस टाइप से दिखे, मतलब थोड़ा एक अच्छे वे में दिखे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहली अगर नॉन जीरो एंट्री इसके अंदर है ना, ठीक है, तो सेकंड जो नॉन जीरो एंट्री होगी रो के अंदर वो कॉलम आगे होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए, राइट साइड, ठीक है, इस साइड ना हो, ताकि इस तरीके से दिखे, मतलब थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप में दिखे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, लेट R is equal to 1 2 and K, या फिर रोज, लेट रोज 1 2 R, ये क्या है, नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज ऑफ R, ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी जीरोज थी वो जीरो रोज थी वो मैंने नीचे नीचे रखी है, तो शुरू की जो R जितनी भी मतलब जितनी भी नॉन जीरो वो है, सॉरी, जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो क्या होंगी, स्टार्टिंग की मान लो मैंने R कंसीडर कर ली कि R है, रोज है R की, वो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो उसमें जो एज एंड लेट एज रो लीडिंग एंट्री ऑफ as leading entry of rth या kth row entry of row I is in kith column, ठीक है। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे कि ये पहली, जैसे कि ये है, ठीक है, पहली रो है, ठीक है, पहली इसका इसमें है ना, तो ये इस पहली कॉलम इसका क्या नाम दूंगा, K1 नाम दूंगा, ठीक है। ठीक है, और ये जो सेकंड रो में है ये नॉन लीडिंग एंट्री किसमें है, सेकंड रो में ना, तो इसको मैं K2 नाम दूंगा, जिसमें वो लीडिंग एंट्री होगी जो कॉलम होगी उसको मैंने क्या नाम दिया है, K1 K2 K3, ठीक है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो इस Ki में क्या रिलेशन होना चाहिए, देन K1 must be less than K2, सर देयर इज सम वॉइस इश्यू, अच्छा सबको हो रही है क्या, वॉइस कम आ रही है क्या, नो सर, क्या क्या, नो सर,
फिर आपके नेटवर्क इश्यू में कोई प्रॉब्लम होगी, थोड़ा एक बार चेक कर लो, रिजॉइन करके देख लो एक बार, अदरवाइज। वैसे मेरी वॉइस भी ऐसी है, थोड़ी खराब सी है, उतनी अच्छी है तो। ओके, आई विल चेक। ओके ओके, हाँ एक बार रिजॉइन करके देख लो आप, जस्ट 1 मिनट। अभी क्लियर है क्या? मैं बोलूंगा तभी आएगी ना। यस सर, ओके। तो जो नॉन जीरो रोज है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। जो नॉन जीरो रोज है, ठीक है, उसकी जो लीडिंग एंट्री है, जो सबसे पहली रो होगी ना, उसकी सबसे पहले राइट साइड में होनी चाहिए वो कॉलम में, ठीक है। फिर सेकंड जो नॉन जीरो रो है, उसकी जो लीडिंग एंट्री है ना, वो यहाँ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस तरीके से नहीं हो सकती है मैट्रिक्स, ये इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है, मतलब यहाँ नहीं होगी ये, ठीक है। पहले मतलब पहली जो रो है, उसकी जो लीडिंग एंट्री है, उसकी कॉलम पहले होनी चाहिए, ठीक है, और जो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है वो बाद में होनी चाहिए। समझ गए ना? ठीक है, तो K1 K2 के, बस मैंने मैथमेटिकली लिखा है इसको, KR, ठीक है। तो ये चार सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेंगे उसको क्या कहेंगे? रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। ओके, और मैंने आइडिया बता दिया कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। क्योंकि हमें एक कंप्यूटर से क्या चाहिए? एक वेल डिफाइंड आउटपुट चाहिए। अगर मान लो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है सोल्व करना हमारे ह्यूमंस के लिए, अब हमें तो पता होता है कि हम तो चलो यहाँ भी थोड़े से एफर्ट मार लेते हैं, ठीक है, हमें यहाँ तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती, हम यहाँ से एफर्ट मारने स्टार्ट कर देते हैं, इसको सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। बट कंप्यूटर्स को तो नहीं पता होता ना कि कहाँ रुकना, उसको तो एक वेल डिफाइंड चीजें बतानी पड़ेगी, आपको यहाँ रुकना है, ये हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो उसको तो सब कुछ प्री डिफाइंड चाहिए ना, तो इसीलिए हमें एक पहले से ही रो इक्विवेलेंट के लिए, जो रो इक्विवेलेंट होती है कोई मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसको पहले किसके रो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, वो डेस्टिनेशन हम बताती है कि रो रिड्यूस्ड एकलन जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल। दैट मींस ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जो आउटपुट कंप्यूटर देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना सबको, है ना? ठीक है, आज तक थोड़ा आपने ये पढ़ा होगा कि रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स बार बार पढ़ा होगा, स्टार्टिंग इसी से करते हैं जब सिस्टम ऑफ लिनियराइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो, अभी मैं क्या, एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया वैसे साथ में, उसकी आवश्यकता नहीं आई थी, तो मैं एक थ्योरम लिखता हूँ, ठीक है। अब आप इस बात से तो एग्री करते हो ना कि कोई भी आपको आमक्रोसन की कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसको आप रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना, जस्ट ये रूल्स अप्लाई करने हैं आपको, और रो एक्लन जो रो ऑपरेशंस है उसको अप्लाई करना है। रो ऑपरेशंस मैंने कल वाले लेक्चर्स में बताए थे, तो क्यों होते हैं वो तीन ही रो ऑपरेशंस, क्यों होते हैं वो भी बताया था मैंने, और उनका क्या बेनिफिट है वो भी बताया था, ठीक है। और बेनिफिट क्या चाहिए था हमें वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार। तो ये थ्योरम नंबर 4 क्या है कि लेट A is cross n matrix, then matrix A be equivalent to A equivalent row equivalent be row equivalent to A row reduced echelon matrix। ठीक है, कोई भी जो अमक्रोसन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, तो उसको हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके
किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स में। इसको प्रूफ कर लोगे ना, प्रूफ काफी इजी है इसका। प्रूफ कैसे लिखोगे? मान लो कि आपके पास कोई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इन जनरल, ठीक है, तो उसको आपको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे? पहली जो नॉन जीरो, चलो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आइडिया लिख देता हूं। मान लो कि आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, इस टाइप की है, A1 A12 और A1 A21 A22 A21 A1 A2 A1, ठीक है, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आपके पास। तो क्या करोगे आप? पहले नॉन जीरो होनी चाहिए ना सबसे ऊपर, तो पहली रो चेक करोगे आप, ठीक है, मतलब ये लिखना है आप कुछ आपको, ठीक है, आप एक पेज पे लिख के ग्रुप में भेज सकते हो, वैसे मैं चेक कर लूंगा कि सही है या नहीं, या फिर पर्सनली भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करोगे? पहली रो, मतलब ये आइडिया दे रहा हूं मैं प्रूफ का, ठीक है। तो पहली रो चेक करोगे, पहली अगर नॉन जीरो, अगर जीरो रो हुई तो उसको किससे इंटरचेंज कर दोगे आप? लास्ट वाली से इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, लास्ट वाली से नहीं, जिससे मतलब नॉन जीरो रो होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी वी कैन से दैट फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? नॉन जीरो होगी, ठीक है। अगर नॉन जीरो नहीं है तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? नॉन जीरो, क्योंकि इंटरचेंज करना भी एक रो ऑपरेशन है ना, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या होगी? नॉन जीरो होगी। तो इसमें जो फर्स्ट, मान लो कि पहली एंट्री है वो जीरो है, तो एक कम से कम एक एंट्री तो ऐसे मिलेगी ना जो क्या होगी? नॉन जीरो होगी। मान लो कि विदाउट लॉज ऑफ जनरलिटी, मान लो कि ये क्या है? ये नॉन जीरो है, ठीक है, मान लो कि ये जीरो और ये क्या है? नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये जो नॉन जीरो है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/A12 से, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा ना। ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर इसको, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये सारी जीरो होनी पड़ेगी ना, ठीक है। अगर जीरो नहीं है, ये 1 है और ये जीरो नहीं है पहली वाली, तो इसको किससे इंटरचेंज करोगे? इससे इंटरचेंज करोगे और इसको क्या लाओगे? सबसे ऊपर लाओगे, ठीक है, ताकि फर्स्ट वाली क्या हो? नॉन जीरो, ठीक है। ऐसी रो ऊपर लेके आओगे आप। अगर सभी की सभी जीरो हुई तो फिर आप सेकंड कॉलम वाली चेक करोगे, ठीक है। ये इतना आइडिया समझ गए आप कैसे प्रूफ करना है? जैसे हम जो रो एकलन में चेंज करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है, समझ गए? या कोई एग्जांपल दो? ठीक है, जस्ट लिखना आपको। और वैसे मैं जब आपको टेलीग्राम पे नोट शेयर करूंगा तब इसमें मैं प्रूफ लिख के सेंड कर दूंगा, ठीक है, काफी इजी रहेगा। क्योंकि जस्ट मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक बार, क्योंकि जब कोई स्टैंडर्ड थ्योरम आएगी उसका प्रूफ हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। ये काफी जस्ट जो हमने सीखा है, आइडिया सीखा है, बस उसी को रीराइट करना है, ठीक है, एक अच्छे एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल वे में, ठीक है। चलो, अब रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स का एक बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट ये है, मैं एज ए रिजल्ट इसको लिख रहा हूं कि लेट R and R dash are two row reduced Eklan matrix. Eklan matrix of M cross N matrix A, ठीक है। मान लो कि A की क्या है? दो क्या है? रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो क्या होंगी? देन R डैश किसकी इक्वल होगी? R की इक्वल होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स होती है किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है, वो क्या होती है? यूनिक होती है, ठीक है। ऐसी नहीं होगी किसी मैट्रिक्स क्या होंगी? दो रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म होगी, ठीक है, यूनिक होगी हमेशा, ठीक है। तो इसको अभी तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा, आप प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको मैं कल सैटरडे या संडे है, ठीक है, कल सैटरडे परसों संडे, तो कल या फिर इसको परसों मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा। इसका प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि काफी इजी है, इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। तो इतना इजी प्रूफ है नहीं वैसे, बट जस्ट एक सिंपल आइडिया है, उसको यूज करके
बट काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको हम कल या फिर परसों सोल्व करेंगे। कल और परसों हम क्या करेंगे, जितनी मैंने एज एन एक्सरसाइज प्रॉब्लम दी है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब एग्जांपल दे देता हूं मैं, एक काफी सिंपल एग्जांपल, रो रिड्यूस्ड एक्विवैलेंट मैट्रिक्स। वो क्या है, कोई एग्जांपल बता सकते हो आप बता सकते हो क्या, जो आपको पता है, काफी सिंपल एग्जांपल जो आप बता सकते हो, वो क्या बता सकते हो? वेल नोन मैट्रिक्स, मतलब जैसे कि मैं नाम तो ले दूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। मतलब वेल नोन कोई मैट्रिक्स आपको पता हो कि जो पहले से ही रो इक्विवेलेंट, रो रिड्यूस्ड फॉर्म में, कोई भी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चल मैं लिख देता हूँ, मतलब 1 2 3 0 1 2 0 0 1, क्या ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म में है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स, चलो डायगोनल लिख देता हूँ। ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म में है क्या? ये डायगोनल है ना? क्या ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म में है? पक्का? पहली देखो, पहली कंडीशन रो रिड्यूस्ड की, फर्स्ट एंट्री ऑफ एनी नॉन जीरो रो आर इज इक्वल टू 1। तो जो सेकंड नॉन जीरो रो है उसकी लीडिंग एंट्री क्या है? 1 होनी चाहिए थे ना? क्लियर है ये बात? सॉरी सर, यू आर राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, गुड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं यही बताना चाहता था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफी सिंपल, वैसे तो जीरो मैट्रिक्स भी ले सकते हो आप। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स भी एक काफी सिंपल एग्जांपल है, बट मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों हूँ इंटरेस्टेड, वो मैं अब बताऊंगा। आज तक, अभी तक मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसके लिए मैंने बचा के रखा था। ठीक है, और इसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों बचा के रखा था। लेट आई is a simple example of row reduced echelon matrix is a uncross un matrix I, वो एक्चुअल में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोल्ड लिख देता हूँ, कोल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया था कहीं। मैट्रिक्स वो कुछ ijth एंट्री इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन होती है? कैसे डिफाइन होती है? 0 अगर i नॉट इक्वल टू j है, और 1 अगर i इक्वल टू j है। ये बात क्लियर? ठीक है, ये काफी सिंपल एग्जांपल है रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 की अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो वो किस टाइप की दिखेगी? 1 0 0 0 1 0, और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना? ठीक है, अब ये बताओ, वैसे आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने कल वाला लेक्चर लगाया नहीं है, इसलिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो। ये बताओ, इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लो ये रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम ix इज इक्वल टू 0। ix x क्या है हमारा?
अननोन का वो है ना वेक्टर, वेक्टर तो नहीं कहूंगा मैं अभी, जस्ट ये, ठीक है। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वह आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन क्या क्या सॉल्यूशन होंगे इसके, बताओगे, बोल के बता सकते हो, लिखना तो इजी नहीं होगा, या लिखना भी इजी होता है वैसे। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये है ना, 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है, ट्रिवियल ट्रिवियल जीरो वेक्टर, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, वेक्टर तो अभी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने वेक्टर डिफाइन नहीं किया अभी तक, ठीक है। जो चीज मैंने डिफाइन नहीं किया मैं पहले वो नहीं बोलूंगा कहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, x1 x2 क्या होंगे, सारे जीरो होंगे, ठीक है। तो मान लो लेट A is a n cross n matrix whose row reduced echelon matrix is echelon matrix is I, identity matrix, identity matrix I, then solution of system Ax is equal to 0 क्या होगा, किसके सॉल्यूशन क्या होंगे फिर, रो रिड्यूस्ड किसके, मतलब कि ए मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट है, रो इक्विवेलेंट डिफाइन किया था ना मैं, ट्रिवियल होगा ना इसका भी, ठीक है। क्योंकि कल मैं क्या थ्योरम प्रूफ की थी, अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट हो तो उसका जो होमोजीन, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस सिस्टम होते हैं उसके सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ए और आई क्या है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, और आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका ओनली जीरो सॉल्यूशन है, तो एक्स इक्वल टू जीरो का भी क्या हो जाएगा, ओनली जीरो सॉल्यूशन, हैज ओनली जीरो, जिसको हम कॉल ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, मैंने एक पहले लेक्चर में भी बताया था, क्या क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए बताओगे, जिसने क्लास लगाई पता होगा उसको, एक ट्रिवियल माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन, जब भी ऐसी कोई थ्योरम पढ़ो या कोई इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट सीखो तो आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा अराइज होना चाहिए, वो क्या है, कोई बताएगा, मतलब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इसको देख के, इन चीजों को देख के, कोई भी क्वेश्चन रैंडम जो भी किसी प्रकार का ऑब्वियस है या फिर थोड़ा जो भी किसी प्रकार का अगर आ रहा है इसको देख के तो पूछ सकते हो, मतलब मैं चाहता हूं कि पूछो क्योंकि एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ, और उसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए आगे जो लेक्चर होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा। बताओगे कोई, मतलब किसी को आ रहा है कि मतलब सोच के देखो कि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो मैट्रिक्स की रो रिड्यूस्ड फॉर्म आइडेंटिटी होगी, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन ही मैं चाहता था कि आप पूछो कि इसका कन्वर्स ट्रू है क्या, इज कन्वर्स ट्रू of above observation, of above ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं अभी के लिए, जो हमने कहा, हमने क्या अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया था कि अगर जो मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, अगर वो उसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या कहने का मतलब ए और आई क्या है, रो इक्विवेलेंट है,
तो उसके सॉल्यूशन सेट सेम होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम होगा उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब मैं कन्वर्स पूछता हूँ, अगर हमें कोई होमोजेनियस सिस्टम गिवन है, ठीक है, उसका क्या है, हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, कोई होमोजेनियस सिस्टम है, ए क्या है, अनक्रॉस मैट्रिक्स है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस सिस्टम है, उसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी क्या, ए मैट्रिक्स? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या उसकी जो ए की जो रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी या कुछ और बनेगी? ये मेरा क्वेश्चन है। बाकी कुछ खास करवाया नहीं, मुझे करवाना चाहिए था, मेरा आज प्लान था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करवाने का, बट यहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई तो उसकी वजह से। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, कल मैं कंटिन्यू कर लूंगा, कल सैटरडे को मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट करवा दूंगा, और संडे को जो मैंने एज एन एक्सरसाइज दी है ना, ठीक है, वो मैं अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है, और काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं तो जरूर से अटेंड करना, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर में दिया था, दो ग्रुप्स की डेफिनेशंस करवाई थी उसमें मैंने, तो उसमें मैंने दो काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिए थे जो बार बार सीएसआर नेट जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको करना आवश्यक, काफी आवश्यक है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और सीखना भी काफी आवश्यक है, तो वो भी सीखना भी जरूरी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो, ठीक है, और एक दो एक्सरसाइज मैंने सेकेंड, थर्ड और इस फोर्थ लेक्चर में दी है, वो प्रॉब्लम भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो अटेंड जरूर करना उसको, ठीक है, और बाकी का ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और आज के लिए इसके लिए सॉरी जो मैं बीच में रोक रहा हूँ इसको। किसी का कोई क्वेश्चन है?